अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी फ़र्स्ट लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है उससे। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा कि कूलम्स लॉ क्या है और उसकी डेरिवेशन देखी। अब हमने क्या करना है, कूलम्स लॉ का रिमेनिंग पार्ट देखना है। वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ अ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को रख दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी स्टडी करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ अ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब अगर आपको याद हो तो हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था, हमने टू चार्जेस लिए थे स्पेस में। हमने स्पेस में इसलिए चार्जेस लिए थे क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना चाह रहे थे, क्योंकि स्पेस में एयर नहीं होती। अभी आपको समझ आ जाएगी कि एयर का यहाँ क्या मतलब रोल है। जब हमने फ्री स्पेस में चार्जेस लिए तो हमें पता था कि फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम, नो एयर। तो जब एयर नहीं थी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। अगर लाइक चार्जेस थे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी वो जो थी रिपल्सिव, और अगर अनलाइक चार्जेस थे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो थी अट्रैक्टिव। ठीक है, अब हमने देखना है कि अगर हम चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दें तो तब जाहिर सी बात है चार्जेस स्पेस में नहीं हो सकते। ठीक है, स्पेस का मतलब ये है कि स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगी। अब हम एक जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, अब हमने चार्जेस को स्पेस में नहीं लेना। ठीक है, हमने चार्जेस को स्पेस में नहीं लेना। लाइक हम यहाँ बैठे हुए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने टू चार्जेस रखे हुए हैं, तो टू चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा वो इस वक्त क्या होगा, एयर। ठीक है, इस वक्त क्या होगा, एयर। अब स्पेस में क्या था, नो एयर, कोई मीडियम नहीं था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने जो था ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन अगर हम यही एक्सपेरिमेंट यहाँ करते हैं, हम यही एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, यहाँ करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अब यहाँ चार्जेस के दरमियान एयर मीडियम बन गया। ठीक है, एयर मीडियम बन गया। अब हमने देखना है कि अगर मीडियम एयर है तो उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, आया कि मीडियम की वजह से ज़्यादा होगी या मीडियम की वजह से कम होगी। चलें, if an insulating medium is placed between the charges, then it will reduce the electrostatic force as compared to the free space by a factor epsilon r। क्या होगा, अगर हम जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम रख देते हैं, अगर हम इंसुलेटिंग मीडियम रख देते हैं चार्जेस के दरमियान, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। मतलब इतनी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इतनी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। एयर आ जाएगी, एयर जो है वो एक्ट करेगी एज अ रेजिस्टेंस, तो वो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी उसको वो रिड्यूस कर देगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जब चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को रखा जाता है तो क्या होता है, जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो रिड्यूस हो जाती है बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर के। क्योंकि अब जो भी मीडियम होगा वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, वो चार्जेस को मिलने नहीं देगा। ठीक है ना, तो मतलब अगर देखिए लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं तो इनके दरमियान जो अगर कोई मीडियम रख दे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि मीडियम जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो जितना मतलब हैवी मीडियम होगा, ठीक है, जितना हैवी मीडियम होगा वो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन रिपेल भी तब करेंगे अगर इनके दरमियान कोई मीडियम ना हो। ठीक है, रिपेल मतलब वो जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी हम तभी देख सकते हैं अगर इनके दरमियान मीडियम ना हो। अगर बेटा इसके दरमियान कोई मीडियम रख दे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मीडियम होगा वो एक्ट करेगा एज आ रेजिस्टेंस और एज आ रुकावट। अब करना क्या है, ये जो हमने मीडियम रखा है उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये कहा ना कि एप्सिलॉन आर बाय फैक्टर डिक्रीज होगी या रिड्यूस हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, whose वैल्यू वेरीज विद द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है, हम यहाँ जो भी मीडियम रखेंगे, हम चार्जेस के दरमियान जो भी मीडियम रखते हैं वो क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। और ये जो
एप्सिलॉन आर जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, ये जो है वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक पर। जिस तरह का डाइलेक्ट्रिक होगा, डाइलेक्ट्रिक की नेचर जैसी होगी, उसके हिसाब से क्या होगा, एप्सिलॉन आर की या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 है। और अगर हम एयर की बात करते हैं तो 1.0006 आ जाती है। ग्लास की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 4.8 से 10 तक हो सकती है, 4.8 से 10 तक वेरी कर सकती है। तो जिस तरह का ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, वैक्यूम, एयर, ग्लास, ये सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक है। और हर डाइलेक्ट्रिक जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है या डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है। तो इससे क्या है कि अगर हम चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दे तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर के। एप्सिलॉन आर क्या है, हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक की नेचर पर। जिस तरह का डाइलेक्ट्रिक होगा उस हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। अब डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। और देखिए इसकी डिफरेंट वैल्यू है एयर, वैक्यूम और ग्लास के लिए। दस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक द कूलम्स फोर्स बिकम। अब डाइलेक्ट्रिक, अब हमने वही जो हमने कूलम फोर्स के लिए जो फॉर्मूला लिखा है उसी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी, हमने फॉर्मूला लिखा था। अगर हम कूलम्स लॉ लिखने जा रहे हैं, तब जब हमने उसके दरमियान वैसे कूलम्स लॉ क्या था, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारे पास कूलम लॉ। अब हमने कहा कि अगर हम चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को रख देते हैं तो उससे क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो जाएगी बाय फैक्टर 1/एप्सिलॉन, मतलब बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर के। तो बेटा उसके लिए हम लिखेंगे एफ डैश, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जब आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा चार्जेस के दरमियान, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ये वो फोर्स है। ये इन स्पेस, ठीक है, जो आपने फ्री स्पेस में फोर्स ली थी, फ्री स्पेस में जब चार्जेस पड़े हुए थे, फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो ये है। अब हमने वो फोर्स ली है, ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जब आपने चार्जेस के दरमियान किसको रख दिया, किसी मीडियम को रख दिया। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अभी हमने कहा कि ये फोर्स जो है वो रिड्यूस होगी बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर के। देखिए इसका इन्वर्स रिलेशन इसके साथ बन रहा है। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो साथ क्या आएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये मैंने कूलम्स लॉ लिख लिया, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए बेटा 1/एप्सिलॉन आर को हम एज इट इज़ मतलब साइड पे कर लेते हैं और अंदर यूँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो अब देखिए ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इसकी जैसी है, तो क्या मैं इसकी जगह F पुट कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ। F डैश इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू F। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, मतलब ये जो आपके पास F डैश आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 1/एप्सिलॉन आर टाइम जो है वो डिक्रीज़ होगी जब हम इसके दरमियान, जब हम चार्जेस के दरमियान क्या रख देंगे, जब हम चार्जेस के दरमियान मीडियम रख देंगे, ठीक है। जब चार्जेस के दरमियान हम मीडियम रख देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एप्सिलॉन टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर मैं एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, F ओवर F डैश। तो ये मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ गई। और यहाँ क्या है कि अगर मैं F निकालना चाहूँ तो बेटा F क्या आएगा, F इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू F प्राइम। तो यहाँ ये फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रिक फोर्स से जो चार्जेस के दरमियान मीडियम रखने से आएगी।
तो जाहिर सी बात है बेटा, जब चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगी, और जब मीडियम रख दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यही वजह है, ये हमारे पास क्या है, वो फोर्स जब हम चार्जेस को फ्री स्पेस में लेते हैं, और ये हमारे पास वो फोर्स है जब हम चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को रख देते हैं। तो बेटा अगर इस रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये रेशियो है किसकी, ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज डाइलेक्ट्रिक। ये वो फोर्स है जब चार्जेस को स्पेस में रखा जाता है, और ये वो फोर्स है जब चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को रखा जाता है। तो बेटा ये चूँकि सिमिलर मतलब टर्म्स की रेशियो है, तो इसलिए एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। तो बेटा ये हमारे पास आ गई रिलेटिव पर, हमने जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन निकाल लिया, और हमने देखा इसमें कि जब हम चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को रखते हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उससे अभी देखा कि जब हम चार्जेस के दरमियान मीडियम को रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, अगर आपको याद हो तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी, और हमने इसको यूँ डिफ़ाइन किया था कि वो फील्ड मतलब वो रीजन जिसके अंदर रहते हुए अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब ऐसा रीजन कि जहाँ मतलब किसी ऐसे रीजन में बॉडी प्रेजेंट हो जहाँ अर्थ जो है वो बॉडी पर मैक्सिमम फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ खींच सकती हो, तो उसको हम कहते थे कि ये बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, मतलब अर्थ की फील्ड के अंदर है, ठीक है, अर्थ की फील्ड के अंदर। तो बेटा फील्ड वो पॉइंट होती है या वो पॉइंट है या वो जगह है जहाँ पर कोई दूसरी बॉडी जो है उस पर मैक्सिमम फोर्स लगा सकती है। तो देखिए अब ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह है, लेकिन क्योंकि अगर आप कंपेयर करो ना ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ को, तो वो दोनों सेम है। एक्चुअली ये जो चार्ल्स कूलम जो था ना, इसने जो था ना अपने लॉ का कॉन्सेप्ट इसने ग्रेविटेशनल लॉ से लिया था। उसने कहा कि अगर मैसेज के दरमियान जो है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, मतलब अगर दो मैसेज लेते हैं तो उनके दरमियान अगर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, तो चार्जेस के दरमियान भी तो कोई फोर्स हो सकती है अगर हम दो चार्जेस लें। तो फिर उसने उसी प्रोसीजर को लेकर चला। जैसे देखिए अगर हम ग्रेविटेशनल लॉ लिखते हैं तो वो क्या है, Gm1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको और जो है वो कूलम्स के लॉ को देखो, ठीक है, ये कूलम्स लॉ देखो और ये ग्रेविटेशनल लॉ देखो, तो बेटा देखो दोनों सेम है। यहाँ क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, g। यहाँ हमारे पास चार्जेस का जो यहाँ हमारे पास चार्जेस का प्रोडक्ट है और यहाँ हमारे पास मैसेज का प्रोडक्ट है। यहाँ भी डिस्टेंस जो है वो आर स्क्वायर है और यहाँ भी डिस्टेंस आर स्क्वायर, या आप इसको डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये उसने चार्ल्स कूलम ने यहीं से कॉन्सेप्ट लिया था। तो जिस तरह कूलम न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, ऐसे ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया कि लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्टिल अननोन। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का हमें नहीं पता कि ये फील्ड कहाँ से आई है, हमें इतना पता है कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पर, एक मैस जो है वो दूसरे मैस पर फोर्स लगाता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। हमें इतना पता है, और ये भी पता है कि ये फोर्स तभी लग सकती है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर उसी वक्त फोर्स लगा सकते हैं जब दूसरा चार्ज उस चार्ज की फील्ड के अंदर हो, ठीक है, फील्ड के अंदर तभी लगा सकते हैं। लेकिन हमें आज तक नहीं भी पता चला कि फील्ड एक्चुअली आई कहाँ से है। तो जब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का नहीं पता, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कोई मतलब इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली नेचर की फोर्स है, मतलब ये चार्ज की कुदरती प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज, जहाँ भी कोई भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो अपने अराउंड क्या करेगा, फील्ड बना लेगा। लाइक अगर ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, अपने अराउंड जो है वो एक फील्ड क्रिएट कर लेगा। इसको ये मतलब हमने ये फील्ड क्रिएट करवाते, ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, मतलब जहाँ भी चार्ज प्रेजेंट होगा ये इसके अराउंड खुद ब खुद एक फील्ड बन जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्चुअली किसी भी चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या नेचर की फोर्स है जो खुद ब खुद प्रेजेंट होती है। इसको मतलब प्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, इसका कोई ओरिजिन नहीं है, ये खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाती है।
अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे थ्योरी इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। माइकल फैराडे ने भी यही कहा कि ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ नेचर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कि स्पेस में जब चार्ज को रखा जाता है, जब स्पेस में चार्ज को रखा जाता है तो चार्ज क्या करते हैं, अपने क्रॉस क्या करते हैं, एक फील्ड बना लेते हैं। उस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे समझते हैं इसी चीज़ को। सपोज बेटा ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ये चार्ज क्या कर रहा है, अपने अराउंड इसने फील्ड क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ एक हमने टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज क्या है, वो चार्ज जिसको हमने ऑब्जर्व करना है कि आया वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो हम उसको एक आइडेंटिकल चार्ज, मतलब ऐसे चार्ज के पास लेकर जाएंगे जो हमें पहले पता है वो कौन सा चार्ज है। लाइक ये चार्ज मुझे पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो टेस्ट चार्ज है मुझे नहीं पता कि वो कौन सा चार्ज है, वो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं उसको टेस्ट करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, उस चार्ज को इस चार्ज के पास लेकर आऊँगी। अब देखिए ये एक चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज ने, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमने देखी कि ये चार्ज, कोई भी चार्ज कहीं भी स्पेस में कहीं भी प्रेजेंट होगा तो वो अपने अराउंड क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट कर लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लेगा। जैसे ही हमने इस चार्ज को स्पेस में रखा तो इस चार्ज ने क्या किया, अपने क्रॉस एक फील्ड क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इसके अलावा हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, हमें पहले नहीं पता था कि वो कौन सा चार्ज था। तो अब तो यहाँ पता चल रहा है ना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने जहन में ये रखें कि हमें नहीं पता कि ये कौन सा चार्ज है। इस चार्ज के बारे में हमें तब पता चलेगा जब हम इस चार्ज को इसके पास लेकर जाएंगे। तो अब देखिए जब जैसे ही इस चार्ज ने भी क्या किया, अपने क्रॉस फील्ड बना ली। कोई भी चार्ज ले लो, वो टेस्ट चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, वो चार्ज क्या करेगा, अपने क्रॉस जो है वो फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। फील्ड क्रिएट करेगा, इस चार्ज ने भी फील्ड क्रिएट कर ली, इस चार्ज ने भी फील्ड क्रिएट कर ली। अब देखिए ये जो चार्ज होगा, अगर तो ये चार्ज अपनी अगर तो ये टेस्ट चार्ज जो है ना इस चार्ज की फील्ड के अंदर है, मतलब हम इस चार्ज को क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड के पास अगर लेकर आते हैं, तो अगर जब ये चार्ज इस चार्ज की फील्ड के अंदर आ जाएगा तो अब इस चार्ज के पास पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो उस पर फोर्स एक्सर्ट कर दे। जब कोई चीज़, मतलब जब कोई चार्ज दूसरी चार्ज की फील्ड के अंदर आता है, ठीक है, फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो वो चार्ज क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम उस पर फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ फील्ड से बाहर चली जाए, ये चार्ज जो है वो अगर फील्ड से बाहर चला जाए तो फिर क्या होता है, फिर दूसरी चार्ज के लिए उस पर फोर्स लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सपोज अगर ये चार्ज बिल्कुल इस चार्ज के फील्ड के अंदर है, सपोज ये चार्ज जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये चार्ज जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, और डेफिनेटली इसके क्रॉस इसकी अपनी भी फील्ड होगी। अब होगा क्या, जब ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अगर तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल कर देगा, और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये चार्ज इसको मज़ीद अपने करीब कर लेगा, मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। देखिए फोर्स की डायरेक्शन उसने क्या बनाई है, ये बनाई हुई है। इसका मतलब है कि ये चार्ज क्या कर रहा है, हमने क्या किया था कि इस चार्ज को ये जो टेस्ट चार्ज था हमने इस चार्ज की फील्ड के अंदर रखा था, तो इस चार्ज ने क्या किया, इस पर फोर्स एक्सर्ट की। लेकिन चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज था तो इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी वो क्या थी, रिपल्सिव फोर्स। तो इसलिए बेटा ये इसका एरो साइन इस डायरेक्शन में है कि वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ इसके लिए अगर फोर्स लिखना चाहें तो क्या आएगा, F इज़ इक्वल टू क्यू नोट ई। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्ज क्यू नोट पर लग रही है, ठीक है। टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रही है वो क्या है, क्यू नोट, और ई हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस और रीजन around the charge in which it exert electric force on other charge is called electric field। चार्ज स्पेस या वो रीजन, चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस या रीजन होगा जिसके अंदर रहते हुए चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम पीछे वाले एक्सपेरिमेंट को ही देखें तो उसमें क्या होगा, ऐसे ही था, हमने एक चार्ज लिया क्यू पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड जो है वो फील्ड क्रिएट करेगा। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ये चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा। उसके बाद हमने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नोट, ये चार्ज भी क्या करेगा, अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा।
उसके बाद ये जो चार्ज Q है, Q पॉजिटिव चार्ज है, वो इस चार्ज को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पर फोर्स लगाएगा ना, इस पर फोर्स लगाएगा। लेकिन चूँकि सिमिलर चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये जो है वो ये चार्ज जो है वो इसको रिपेल कर देगा, इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस है। इसके अलावा टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा सा होता है, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, मतलब हम टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं, हम कोई और चार्ज भी तो मतलब ले सकते थे ना, लाइक इस तरह का कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते थे, हम टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं बेटा? उसकी वजह ये है कि टेस्ट चार्ज का साइज़ बहुत छोटा सा होता है। टेस्ट चार्ज का जो साइज़ होता है बहुत छोटा सा होता है, ये दूसरे चार्ज की फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करता, मतलब उसको तोड़ता नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस चार्ज को, इसकी फील्ड भी होती है लेकिन चूँकि इसका साइज़ बहुत छोटा है तो इट्स मीन्स इसकी फील्ड भी बहुत वीक होगी, तो इसकी फील्ड जो है वो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज मीन्स एक छोटा सा चार्ज होता है जिसका मास बहुत कम होता है, जिसकी फील्ड जो है वो बहुत वीक होती है। तो अगर हम इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर रख दें तो ये चार्ज इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, मतलब उसको तोड़ेगा नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो इसके बाद सेकेंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज Q नॉट प्लेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड दैट पॉइंट। अब देखिए ये चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये चार्ज इस चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। लाइक अगर हम इसको देखें यहाँ ये पॉइंट, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज, यही वाला हमारे पास चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज हमने यहाँ ले लिया, और यहाँ हमने क्या किया हुआ है, एक टेस्ट चार्ज Q लिया हुआ है, ठीक है, टेस्ट चार्ज Q लिया हुआ है, और जिस पॉइंट पर हमने इसको रखा उसको पॉइंट P बोल देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पर ये चार्ज, इस चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इस पॉइंट P पर ये जो टेस्ट चार्ज, इस चार्ज की वजह से जितनी फोर्स फील करेगा वो इसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज करें कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज है जो कि पॉइंट P पर है, और एक हमारे पास चार्ज है, और ये उसकी चार्ज की क्या है, फील्ड। उस फील्ड के अंदर पॉइंट P पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज क्या करेगा, इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उस फील्ड, उसको हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट P पर अगर हम इंटेंसिटी देखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखिए ये पढ़ा है ना, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज Q नॉट प्लेस एट दैट पॉइंट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर डिपेंड करती है। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मतलब अब इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उस फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अब देखिए एक चार्ज हमारे पास ये Q हो गया, दूसरा चार्ज हमारे पास क्या हो गया, Q नॉट। तो देखिए दो चार्जेस हो गए ना, तो कूलम्स फोर्स को भी हमने ऐसे ही डिफाइन किया था, तो लिखूँगी Q इंटू Q नॉट ओवर R²। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल है, F ओवर
क्यू नॉट के। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल है, एफ ओवर क्यू नॉट के। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू जो है ना वो यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आएगा 1 ओवर क्यू नॉट, साथ इधर ही आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्यू नॉट जो है वो क्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, ये क्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो बेटा क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्यू टू क्यू नॉट, जैसे आपने Q1 2 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मतलब R1 2 के बारे में पढ़ा था। इसी तरह इसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q2 क्यू नॉट, क्योंकि Q जो है वो क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है। बेटा यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, किसी पॉइंट की समझ ना आए, तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।